हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। जब आप 9th क्लास में आते हैं तो आपके बुक्स के लिस्ट में ये एक एडिशनल बुक ऐड हो गया होता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक्स बताया है पहले, और सरप्राइजिंगली ये मैंने नोटिस किया है ना कि स्टूडेंट्स जनरली इस क्वेश्चन को नहीं पूछते। बहुत कम, एक या दो शायद पूछते होंगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और ऐसा नहीं करके, यानी ऐसा नहीं पूछ के, या इस चीज़ पे अगर आप सोच लें एक बार कि इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो ये सब्जेक्ट जो है ना ये काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए। लेकिन अगर आप नहीं पूछते हैं तो आपकी परेशानी जो है ना थोड़ी बढ़ जाती है। मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सर्टेन एड्रेस है, वहाँ पे पहुँचना है। ओके, आपके पास मैप है और मैप के थ्रू आप पहुँच सकते हैं। अगर रास्ता लंबा है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, बट आपके पास मैप है तो आप पहुँच जाएंगे। ओके, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, आप वहाँ पे क्यों पहुँचना चाहते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। पहला, एक तो आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। ओके, दूसरा आपका इंटरेस्ट जो है उस रास्ते को कवर करने के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। और वो बढ़ते तो ऑब्वियसली आप मोटिवेट हो जाते हैं और आसानी से उस रास्ते को पार कर लेते हैं, और जिस एड्रेस पे आपको पहुंचना होता है आप वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो आपके बुक्स जो है ना वो एक तरह से मैप हैं, और फाइनल आपका जो अल्टीमेट गोल है, मे बी अगर आप नीचे के क्लासेस में हैं, जैसे 9th में है, तो हो सकता है कि आपने अभी डिसाइड नहीं किया हो। आइडियली आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको आगे चल के क्या करना है। ओके, 9th 10th में आइडियली ये डिसीजन आपको ले लेना होता है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आसान हो जाता है उस स्पेसिफिक गोल को अचीव करना। ठीक है, बुक्स जो है वो आपको उस गोल तक ले जाती हैं आपके। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं ना कि वो गोल क्या है, आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं, तो फिर ये थोड़ा कठिन हो जाता है। ओके, बिकॉज़ आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आपको खुद से वो एक ये नहीं आएगा, क्या कहते हैं हम लोग, डिटर्मिनेशन जो है ना वो डेवलप नहीं होगा उसको पढ़ने का, उसको समझने का। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जानें। जब भी इकोनॉमिक्स मिला है ना, तो इकोनॉमिक्स आगे चल के काफ़ी मेजर सब्जेक्ट बन जाता है। डिपेंड करता है कि आप आगे इसको 11th 12th में आप कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं। जैसे मैथ्स, अगर मैंने PCM चूज़ किया तो ऑब्वियसली फिर इकोनॉमिक्स वहाँ पे साइडलाइन हो जाता है। बट फिर भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं तो फिर आपको अगेन इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी पढ़नी होती है, जो भी UPSC के लोग हैं उन्हें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी होती है। लोग याद किए चले जाते हैं। ओके, बिना जाने कि में भी वो जानते भी होंगे, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि जानते ही नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी उसका फाउंडेशन क्या है, वो कैसे काम करता है, और याद किए चले जाते हैं डिफरेंट फैक्ट्स को, एंड फाइनली एग्जामिनेशन भी वो क्वालिफाई कर लेते हैं। ओके, बट मेरी समझ से ये जानना कि वो है क्या, वो किन थ्योरीज़ पे बेस्ड है, वो कैसे फंक्शन करता है, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, इससे आप इंटरेस्टेड होते हैं उस टॉपिक में, आप उसे प्रॉपरली समझते हैं, यानी आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छी तरह से डेवलप होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप हिस्ट्री उठाइए। हिस्ट्री में एक टाइम आता है जिसे कि हम लोग एज ऑफ एनलाइटमेंट के नाम से जानते हैं। ये ड्यूरेशन कब का है, तो 1715 से लेके 1785 और 89 डेट्स के बारे में मैं 1715 तो है, बट 1785 है शायद। तो ये ड्यूरेशन जो है लगभग कितने साल का हो गया, लगभग 70 ईयर्स का है। इसे हम लोग एज ऑफ एनलाइटमेंट के नाम से जानते हैं। आप नोटिस करेंगे तो जितने भी सोशल साइंस में जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं ना, तो बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट्स जो हैं, जो फिलोसफर्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। ओके, आप नोटिस करेंगे तो वो सभी के सभी लोग इसी ड्यूरेशन के हैं। ओके, इसके बाद के भी लोग आते गए और वो जुड़ते चले गए, लेकिन आप नोटिस करेंगे तो जो भी फिलोसफर्स आते हैं वो सभी 1715 से लेके, यानी एज ऑफ एनलाइटमेंट वाले ड्यूरेशन में ही उनका मेजर वर्क किया हुआ होता है। तो जैसा कि नाम है एज ऑफ एनलाइटमेंट,
हुआ यूँ कि कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा 17 मतलब उसी ड्यूरेशन में उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं हम लोग उस पर बात करते हैं, उन्हें रिव्यू करते हैं, उन्हें देखते हैं कि आखिर लोग वैसा क्यों करते हैं। ओके, तो उन लोगों में एडम स्मिथ भी एक थे। एडम स्मिथ ने क्या किया कि टास्क एक्सेप्ट किया अपने से, खुद से। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि लोग बैठे हुए थे, तो लोग सच में नहीं बैठे हुए थे, वो बस समझाने के लिए था आपको। तो एडम स्मिथ ने क्या किया, सोचना स्टार्ट किया कि मार्केट कैसे काम करता है। लोग जब मार्केट में जाते हैं तो वो किन किन चीज़ों को देखते हैं, ओके, कैसे वो चीज़ों को ख़रीदते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। तो इन सारे फैक्टर्स पे प्रॉपरली स्टडी करना स्टार्ट किया। उसके पहले मर्केंटलिज्म था। हम लोग मर्केंटलिज्म क्या है इसके बारे में अभी इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले, ओके। लेकिन उसके पहले प्रॉपरली इकोनॉमिक्स का स्टडी कभी नहीं हुआ था, ओके। तो हम लोग अभी मान लेते हैं कि एडम स्मिथ ने एज ऑफ एनलाइटमेंट के ड्यूरिंग, ओके, 1715 से लेके 1785 का जो मैंने ड्यूरेशन बताया, इस समय एडम स्मिथ ने स्टार्ट किया मार्केट्स को समझना। इकोनॉमिक्स में मार्केट्स जो हैं वो बहुत ही अहम उनका मतलब रोल होता है, स्थान होता है मार्केट्स का, कंज्यूमर्स का, सेलर्स का, ओके, कंज्यूमर्स को बायर्स भी, बायर्स का, गवर्नमेंट का, ओके, इनका बहुत ही एक प्लेस जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन लोगों का रोल क्या है, इन्हें समझना स्टार्ट किया और उन्हें लिखना स्टार्ट किया। और जब उन्होंने अपने बुक को पब्लिश किया तो इन सब बातों को अपने बुक में बताया, ओके। बाद में अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स हुए और अलग अलग इकोनॉमिक्स के मतलब जो ये स्कॉलर्स हुए, उन्होंने सेम चीज़ों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। और इस तरीके से हमारे पास अलग अलग स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स डेवलप हुए, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, हमारे पास न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, उसमें हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स है, फिर उसमें न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स है, ओके। उसके पहले मर्केंटलिज्म था। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक थॉट स्टार्ट हुए। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक थॉट हम लोग क्या मैंने बताया अभी कि इकोनॉमिस्ट्स ने सेम चीज़ों को अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, ओके। अब जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स को किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, ओके, तो उस क्रिटिसिज्म के बेसिस पे उसने एक नया स्कूल ऑफ थॉट स्टार्ट कर दिया। अब नए इकोनॉमिस्ट्स आते गए और वो जुड़ते चले गए उन मतलब स्कूल्स में। यहाँ पे स्कूल्स कहने का मतलब आपके यहाँ का विद्यालय नहीं, स्कूल्स कहने का मतलब यहाँ पे है वो पर्टिकुलर सेट ऑफ थॉट्स, ठीक है। मतलब मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है। तो अब मेरी बातों से जो जो सहमत है, ओके, जो नए इकोनॉमिस्ट्स आ रहे हैं आने वाले दिनों में, मेरी बातों से जो सहमत हैं वो मेरे स्कूल्स के माने जाएंगे, ठीक है। और फिर हो सकता है कि मेरे थ्योरी को जो मैंने जो भी कहा था उसका किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, तो जो नए इकोनॉमिस्ट्स आते हैं अगर वो उस क्रिटिसिज्म से एग्री करते हैं, मतलब उसको सही मानते हैं, तो वो उस स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ जाते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के इकोनॉमिस्ट्स कहे जाते हैं। तो इस तरह से नए इकोनॉमिस्ट्स आते गए। आप अपने बुक को उठा के देखिए अगर 11th 12th में, तो उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स का नाम होता है, सर्टेन स्कूल्स ऑफ थॉट्स, मतलब इकोनॉमिक्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफिनेशन भी दिया हुआ होता है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। आप सपोज़ मार्केट में जाते हैं और आपको एक पेन परचेज़ करना होता है, आप एक कलम ख़रीदने जाते हैं, आपके पास 20 रुपये हैं और जो दुकानदार है वो आपके सामने 5 ऑप्शंस रखता है। एक पेन है 10 रुपये का, एक है 15 का, एक है 21 का, एक है 25 का, एक है 30 का, में भी 5 हो गया। तो इस तरह से वो 5 ऑप्शंस 10, 25, 21, 25 एंड 30, ओके, इस तरह से 5 ऑप्शंस रख देता है। अब आपने सारे पेन्स को चेक करना स्टार्ट किया, तो आपने देखा कि 10 वाला जो है वो उसमें प्रॉपर फ्लो नहीं है और स्मूथ नहीं है वो लिखने में, तो आपने उसे हटा दिया। इसी तरह से आपने 15 वाले को चेक किया, फिर 21 वाले को चेक किया, 25 वाले को चेक किया और 30। तो 30 वाले में आपने पाया कि वो सबसे अच्छी क्वालिटी की है और साथ ही साथ वो ब्रांड भी उसके साथ एक जुड़ा हुआ है जिसके चलते वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली है।
आप दुकानदार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको मतलब वो पेन दे दे, लेकिन आप अपना वॉलेट निकालते हैं और देखते हैं कि उसमें तो 20 ही रुपये हैं। दुकानदार से आप फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 20 में दे दे, वो कहता है कि ना अब मैं नहीं दे सकता, बिकॉज़ काफ़ी कम हो जाता है, ओके, उसे लॉस होता है। तो ध्यान दीजिए, उसे लॉस होता है, इसलिए वो नहीं दे सकता। आप क्या करते हैं, फिर इसी तरह से रिक्वेस्ट करते हैं 25 वाले पे, और वो फिर मना कर देता है। आपके पास पैसे कम हैं, आप कर्ज नहीं ले सकते। आप फिर 21 वाले को कहते हैं कि 21 वाले को दे दे, बिकॉज वो तो एक ही रुपया मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा ना। 20 आपके पास 20 हैं और 21 में वो पेन मिल रही है और वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो दुकानदार जो है वो रेडी हो जाता है, वो कहता है कि ठीक है, उसे प्रॉफिट मतलब 1-2 रुपये का होगा उस पर, और वो रेडी है आपको देने के लिए, ओके। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है जो कि डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं। इसी तरह से आप किसी भी आइटम को ले लीजिए, आप आलू खरीदने जाएँ, प्याज खरीदने, सब्जियां खरीदने जाएँ, ओके, आप कोई भी आइटम, आप कंप्यूटर खरीदने जाएँ, लैपटॉप खरीदने जाएँ, मोबाइल खरीदने जाएँ, तो ये चॉइस जो है ना, आप हमेशा आप देखेंगे ना, कोई भी आइटम आप खरीदते हैं तो कई सारे मतलब आप उसके सब्स्टिट्यूट्स देखते हैं, एंड फाइनली आप डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू आपके पास कितना आपके पास पैसा आपके वॉलेट में अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप कितना खर्च कर सकते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको ये जो चीज़ें नॉर्मल लगती हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही है ऐसे, तो मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स में इन सारी ही चीज़ों को लिखा गया है, कोडिफाई किया गया है कि कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर जो है वो कैसे बिहेव करेगा, ओके। इकोनॉमिक्स जो है ये बताता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, तो हम लोग डिसाइड करना पड़ता है हमें कि मैं कौन सा मतलब पर्टिकुलर आइटम परचेज़ करूं। तो चॉइस जो है ना, आपके पास रिसोर्सेज कम है, और सरप्राइजिंगली रिसोर्सेज सारे लोगों के पास कम होते हैं। जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी है उसके पास भी कम है, जिसके पास कम है उसके पास तो ऑलरेडी कम है। तो ये कंज्यूमर्स का जो चॉइस वाला पार्ट है ना, या सप्लायर्स का प्रॉफिट पे सेल करने वाला पार्ट है, जैसे सेलर जो था उसने कहा कि नहीं, मेरा 30 वाली जो कलम थी वो आपको बेचने के लिए रेडी नहीं था, क्यों? बिकॉज उसे लॉस हो रहा था, ओके। तो ये सारी बातें जो है ना, इकोनॉमिक्स हमें समझाता है कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि उसका प्राइस अगर 30 है तो वो क्यों है, ओके। उसके प्रोडक्शन में कितना खर्च आया है इसके बारे में हमें बताता है। इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि फैक्टर्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं किसी सामान को आप बनाना चाहें तो। आपके पास आप बस कॉपी उठाते हैं, आप उस पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, आप कभी सोचते नहीं कि वो कॉपी कहाँ से आपके पास पहुँची है, या आपके पास वो पेन जो है जिससे कि आप लिख रहे हैं वो आपके पास कितने प्रोसेसेस से हो के वो आया है। कई फोर्सेस उस पर काम करते हैं, ओके। इकोनॉमिक्स के कई फोर्सेस उस पर काम करते हैं। जैसे मैं अभी बताऊँ तो एक सपोज़ जैसे 30 वाली जो पेन है, हो सकता है कि उसी क्वालिटी का, उसी ग्रेड का पेन जो है ना बाकी के मैन्युफैक्चरर्स भी बनाते होंगे, लेकिन क्या आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि बाकी के, सपोज़ आप बनाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप उसी पेन का कॉस्ट 50 रख पाएंगे कभी? मतलब आपने प्रोड्यूस किया और आपने क्या किया, उसका दाम जो है 50 रुपये रख दिया, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज सब्स्टिट्यूट्स जो है वो अवेलेबल है ना। तो 30 रुपये में उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मतलब आप ही की तरह का प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वो सस्ते में अवेलेबल है लोगों के पास, तो लोग उन्हें प्रेफर करेंगे, उन्हें ख़रीदेंगे। तो इसलिए आप भी क्या करते हैं, बहुत ही रिजनेबल, जैसा कि मार्केट में प्राइस है उसके हिसाब से अपना प्राइस डिटरमाइन करते हैं। साथ ही साथ आप अपने जो खर्चे आए हैं आपके, मतलब जो कॉस्ट उसको बनाने में लगा है, उसको कंसीडर करते हैं कि आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमें इकोनॉमिक्स बताता है, हमें इकोनॉमिक्स समझाता है, ओके। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी, इकोनॉमिक्स जो है वो 2 काम करता है। एक तो जो प्रिवेलिंग जो मतलब रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करते हैं, मतलब हम लोग कहने का मतलब कंज्यूमर, हम और आप, मैं और आप, ओके, कैसे हम लोग बिहेव करते हैं मार्केट में जाने के बाद। जैसे मैंने बताया, पेन खरीदना था, आपके पास 20 रुपये थे, तो आपने देखा आपने कितना डिसीजन लिया, आपने 30 वाले को नहीं ख़रीदा, आपने उससे नेगोशिएट करने का कोशिश किया, 15 वाले को नहीं ख़रीदा बिकॉज उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, 10 वाले को नहीं ख़रीदा बिकॉज उसकी अगेन क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो ये आपका बिहेवियर है ना, इकोनॉमिक्स इसे नोट डाउन करता है, ओके, कि कंज्यूमर्स ऐसे बिहेव करेंगे। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स जो है वो सर्टेन रिकमेंडेशंस भी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 11th-12th में अगर आ जाएँ तो आपको केन्जियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, ओके।
तो आप उसमें देखेंगे कि उन्होंने सर्टेन रिकमेंडेशंस दिए हैं, पर्टिकुलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके उन्होंने सर्टेन रिकमेंडेशंस दिए हैं। जैसे गवर्नमेंट जब चाहे तो मार्केट में डिमांड बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट को तो इस तरह से इकोनॉमिक्स जो है रिकमेंडेशंस भी देता है कि हम लोग मतलब कैसे काम आइडियली कर सकते हैं, और हमारे काम करने के तरीके को भी समझाता है कि हम लोग काम कैसे करते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स दोनों ही एस्पेक्ट को, हम लोग कैसे बिहेव करेंगे मार्केट में, इसको समझाता है। सर्टेन चूँकि लिमिटेड रिसोर्सेज है ना हमारे पास, तो हम लोग कैसे बिहेव करेंगे। कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स दोनों का बिहेवियर कैसा होगा ये बताता है। इकोनॉमिक्स बताता है कि हम लोग कंपनीज़ का फॉर्मेशन क्यों करते हैं। ओके, हालांकि ये आप इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स जो है वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में नहीं आता। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूँ, चूँकि मैंने स्टार्ट कर दिया। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो जो इकोनॉमिक्स आपको स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ने को मिलता है उसे हम लोग मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स कहते हैं। मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स जो है इसे ही हम लोग ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं, और इसे ही हम लोग कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स, ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स या फिर मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स, ये तीनों के तीनों टर्म मतलब जो हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स जो हमें रेगुलरली पढ़ने को मिलता है, ये हमारे सोसाइटी के एक बड़े हिस्से, हमारे समाज का बड़ा हिस्सा इन थ्योरीज़ को एक्सेप्ट करता है। इसलिए हम लोग इसे कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स या मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स कहते हैं, और इसे पढ़ाया जाता है, रेगुलरली डिस्कस किया जाता है, पढ़ाया जाता है। दूसरा हिस्सा जो है ना इसका नॉन कन्वेंशनल या हेट्रोडॉक्स इकोनॉमिक्स है, उसे हमारे समाज का जो एक छोटा सेक्शन है इकोनॉमिक्स का, केवल वही एक्सेप्ट करता है और वही लोग डिस्कस करते हैं। तो हेट्रोडॉक्स इकोनॉमिक्स जो है ना या नॉन कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स है, इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलता है। मेनली जब आप रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अभी जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स है। तो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स जो है ना ये दो काम करता है, यानी आपको बताता भी है कि आपके बिहेवियर्स को समझता है, कंज्यूमर के सेलर के बिहेवियर को समझता है, उन्हें नोट करता है, और साथ ही साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए इसे भी बताता है। रिकमेंडेशंस करता है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को लेके कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाए, एग्रीगेट डिमांड जो है उसे कैसे बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, तो इन सब चीज़ों पे बताता है। तो होपफुली आप समझ गए, मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप अवेयर हो जाते हैं कि आपका बिहेवियर मार्केट में जाके आप कैसे बिहेव करेंगे, एक तो ये समझ जाते हैं आप, और इससे होता ये है कि आप प्रॉपरली प्लानिंग कर पाते हैं, अपना बजट जो है ना वो प्रॉपर बना पाते हैं। ओके, और गवर्नमेंट अगर इन थ्योरीज़ को फॉलो करती है तो वो भी, जैसे इंडिया जो है ना केन्जियन इकोनॉमिक्स का हम लोग ये देख सकते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हैं इंडिया में। वो रिकमेंडेशंस हैं, इन्हें गवर्नमेंट जो है एक्टिवली फॉलो करती है। तो ये हम अपने डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखते भी हैं। जो लोग समझते हैं वो तो एकदम समझ जाते हैं कि हाँ ये ऐसे काम कर रहा है, जो लोग नहीं समझते इनडायरेक्टली वो उसमें काम करते रहते हैं। तो ये जो लोग नहीं समझते, तो मेरा ये वाला मतलब फोकस जो था ना कि आप समझिए, इस वीडियो का मेन फोकस यही है कि आप समझिए कि इकोनॉमिक्स हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, और इसीलिए इसे पढ़ना मतलब ज़रूरी है। तो होपफुली आप समझ गए जो मैंने बताया, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।